Okay, good morning, all of you. Let us start our today's class. You know, 3 lectures of current electricity are already completed. Today, this is the 4th lecture. And in this lecture, we will cover small terms related to the current electricity. ठीक है, जिनका कुछ relation है आपस में, वो सब हम discuss करेंगे. So, in the previous lecture, we have studied about the resistivity. ठीक है, we have studied about the resistivity and its formula is given by rho is equal to m n e square tau. ये देखा था हमने, रेजिस्टिविटी का ये फॉर्मूला था. ठीक है, रेजिस्टिविटी इज डिनोटेड बाय रो, बाय ए लेटर रो, एंड इट्स फॉर्मूला इज मैथमेटिकल फॉर्मूला इज गिवन बाय m n e स्क्वायर और टाउ. ठीक है, ये सारी चीजें पता है. एन नंबर डेंसिटी है, ई आपका चार्ज है, एंड टाउ आपका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है. ठीक है, अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे कुछ फैक्टर्स ऑन विच दिस रेजिस्टिविटी रो डिपेंड्स. ठीक है, कौन कौन से वो फैक्टर्स है जिनके ऊपर ये रेजिस्टिविटी रो क्या करती है, डिपेंड करती है. अब देखिए, जो रेजिस्टिविटी है दैट मींस रो, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n. ठीक है, ये जो नंबर डेंसिटी है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल ऑफ ए कंडक्टर. जिस मेटल से कंडक्टर बना हुआ है उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी डेंसिटी कितनी है, तो उसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. दिस इज द फर्स्ट फैक्टर ऑन विच दिस रो रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन. तो फर्स्ट है आपके पास रेजिस्टिविटी, सॉरी नंबर डेंसिटी, एंड सेकंड है आपके पास, फर्स्ट फैक्टर तो हो गया, सेकंड इज रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय टाउ. ठीक है, और टाउ क्या है आपका, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. तो देखते हैं कि कैसे जो रो है वो इस n से, नंबर डेंसिटी से, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस रिलैक्सेशन टाइम से क्या होता है, अफेक्ट होता है. पहले बात करते हैं n मींस नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, नंबर डेंसिटी, अब डेंसिटी जहां पे भी आता है आप समझ सकते हो कि n यहाँ पे क्या है, n यहाँ पे है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर. यही होगा नंबर डेंसिटी का मतलब, कि जो कंडक्टर है उसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा. और आपको पता है n किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द मटेरियल, कि मटेरियल का नेचर कैसा है, क्या वो कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, एलॉय है, इंसुलेटर है. तो वो होगा नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा n. ये सबको क्लियर है? गुड मॉर्निंग बेटा. नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर. तो आपकी जो नंबर डेंसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर. और देखिए, अगर n के ऊपर रो डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब रो भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर. तो रो, ये चीज क्लियर है ना, बिकॉज रो हैज एन रिलेशन विद नंबर डेंसिटी, and number density of electrons या free electrons depends upon the nature of material. तो indirectly जो रो है वो भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल. ठीक है बेटा, ये चीज क्लियर है कि रो किसके ऊपर डिपेंड करेगा. एक चीज हमने देख ली, किसके ऊपर, नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर. अब दूसरा देखते हैं कि रो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रिलैक्सेशन टाइम पे. अब इसका क्या मतलब है, रो जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रिलैक्सेशन, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम की. ठीक है, जो रिलैक्सेशन टाइम था दो कोलिजन्स के बीच में, हमने वो क्या किया, उसका एवरेज ले लिया. तो ये जो रो है वो अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के. ठीक है, ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. अब आपको पता है जो ये रो है बेटा, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है,
अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, ध्यान से सुनिए, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो उससे क्या होगा, जो हमने ये देखा था कंडक्टर था और कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, जो इनका मोशन कैसा था, रैंडम मोशन था, और ये क्या कर रहे थे, जो फिक्स्ड आयंस थे उनके साथ क्या कर रहे थे, कोलाइड कर रहे थे, और दो कोलिजन्स के बीच के टाइम को हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये जो फ्री आयंस है इनको क्या मिल गई है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल गई है, बात को समझे, इनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल गई है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलने की वजह से क्या हुआ कि जो रिलैक्सेशन टाइम था, मतलब दो कोलिजन्स के बीच का जो टाइम था वो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। अब एनर्जी गेन करने के बाद ये जो कोलिजन है वो ज्यादा हो गया है, ठीक है, नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर गए हैं। अब नंबर ऑफ कोलिजन्स अगर इंक्रीज कर गए हैं तो एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन का जो टाइम होगा, बीच में जो टाइम है वो भी क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। तो देखिए टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है, ठीक है। और अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया है तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी क्या हो गई होगी, इंक्रीज हो गई होगी। ये चीज समझानी है या फिर से समझाऊं कि हाउ रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। जो आपका टाउ है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर, कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो इंक्रीज करने से जो ये कोलिजन थे, नंबर ऑफ कोलिजन वो क्या कर जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। अब नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज करेंगे तो दो कोलिजन के बीच का जो एवरेज तो नहीं बोल सकते हैं, जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और उन सारे रिलैक्सेशन टाइम, टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3 अप टू टाउ n का अगर आप एवरेज लोगे तो क्या आएगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो अल्टीमेटली एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या कर जाएगा, डिक्रीज, और रेजिस्टिविटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर है। तो हम क्या लिखेंगे कि जो रेजिस्टिविटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, टाउ के ऊपर डिपेंड करती है विद द, अगर आपका टाउ डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम किसी को। देखिए ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको लग रहा होगा कि इजी है, ये तो हो जाएंगी, लेकिन इनमें कंफ्यूजन बहुत होता है क्योंकि सिमिलर सिमिलर ही होंगी, किसी के ऊपर डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, बस यही देखोगे पूरे लेक्चर के अंदर कि कभी कुछ इंक्रीज हो रहा है, कभी कुछ डिक्रीज हो रहा है, बस। तो अब कुछ और रेजिस्टिविटी से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। ये तो हमने देखी कि जो रेजिस्टिविटी है वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, वन इज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकंड इज टाउ, दैट इज योर रिलैक्सेशन टाइम। अब देखिए थर्ड पॉइंट जो हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के बारे में। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, अब देखिए रेजिस्टिविटी मतलब एक तरह से रेजिस्टेंस, ठीक है, मतलब एक करंट को अपोज करना। अब ये बहुत लो होगा, किसके लिए होगा बेटा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज वेरी लो फॉर, आपके लिए आंसर क्वेश्चन है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज वेरी लो फॉर, किसके लिए, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। यस टेल मी, यस कंडक्टर्स। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज वेरी लो फॉर कंडक्टर्स। सबको क्लियर है। ओके अगर मैं लिखूं कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज वेरी हाई, इज वेरी हाई फॉर, किसके लिए होगी, ऑब्वियसली इंसुलेटर्स के लिए, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए तो। नेक्स्ट पॉइंट, जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स फॉर, किसके लिए, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है आपकी वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करेगी, तो कौन होगा वो होगा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर देखिए अभी हम पढ़ेंगे, जो आपके लास्ट यूनिट है वो सेमीकंडक्टर्स के बारे में है। जैसे आपके पास सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये क्या है आपके पास, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, गैलियम है, आर्सेनाइड है, ये सारे क्या है आपके सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स के लिए अगर आप क्या देखते हो, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी अगर देखते हो तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। क्लियर है बेटा। अब देखिए, गुड मॉर्निंग सुधा, जो रेजिस्टेंस है एक कंडक्टर का, अब यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, देखिए ये चीजें थोड़ा माइंड में अच्छे से कैप्चर करना, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है किसी भी कंडक्टर का वो डिपेंड करेगा अपॉन द डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर।
ठीक है, डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। डायमेंशंस मींस आपकी लेंथ हो गई, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, और रेजिस्टेंस किन किन के पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है, कि जो मटेरियल है उसका नेचर कैसा है, ये भी आपने देखा। फिर किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो कंडक्टर है उसका टेम्परेचर कितना है। आज ये सब हम स्टडी करेंगे, लेकिन जो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो रेजिस्टिविटी है बेटा, रेजिस्टिविटी भी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगी। अभी हमने देखा रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, तो रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, तो रेजिस्टिविटी इज, बता सकता है कोई, यस हेमलता, यस तमन्ना, करेक्ट। रेजिस्टिविटी जो है किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी बेटा। रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशंस ऑफ ए कंडक्टर, कि कंडक्टर की लेंथ क्या है, कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, तो डायमेंशंस के ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करेगी। ये सारी चीजें ध्यान रखें। नेक्स्ट मूव ऑन करें, आगे चले बेटा। ओके, अब मैं छोटी छोटी टर्म्स पढ़नी है कुछ। करंट डेंसिटी, ठीक है, करंट डेंसिटी आपको पता है क्या होता है, जहाँ पे भी डेंसिटी लग जाए वहां पे पता होगा क्या होगा। करंट डेंसिटी आपको पढ़ना है, आपको कंडक्टेंस पढ़ना है। देखिए ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये एक नंबर में आ सकती है रिलेशन में, ठीक है, इनको क्लियर हो रहा है। एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, देखिए नाम भी सेम सेम मिलेंगे। इलेक्ट्रिकल डेंसिटी, सॉरी करंट डेंसिटी को हम डिनोट करेंगे जे से, कंडक्टेंस को हम डिनोट करेंगे जी से, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसको हम डिनोट करेंगे, वहां पे रेजिस्टिविटी को रो से शो किया था, यहाँ पे जो कंडक्टिविटी है वो रेजिस्टिविटी की क्या होगी, ऑपोजिट, तो ये होगा सिग्मा, सॉरी 1/रो विल गिव यू सिग्मा, कि रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट क्या होगा, कंडक्टिविटी। अब देखिए सबसे पहले करंट डेंसिटी क्या होगा, थोड़ा सा शॉर्ट में चलेंगे क्योंकि इनके बीच में अगर पूछा जाता है तो रिलेशन ही पूछा जाता है, ठीक है। करंट डेंसिटी क्या होती है, अब करंट डेंसिटी को हम जे से डिनोट कर रहे हैं, इसको हम डिफाइन करेंगे कि करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है, अमाउंट ऑफ करंट। सपोज ये आपके पास कोई क्रॉस सेक्शन है जस्ट लाइक दिस, और उसमें से करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ करंट flowing per unit area of the conductor is called current density, कि how much current is flowing across a unit area, ठीक है, the current flowing per unit area is known as current density। clear है बेटा। अब यहां से you can write I is equal to the J क्रॉस A, क्योंकि करंट डेंसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एरिया वेक्टर, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, एरिया वेक्टर, एरिया की डायरेक्शन भी ले रहे हैं, एरिया को हम यहाँ पे क्या करेंगे, एज ए वेक्टर कंसिडर करेंगे। और आपको पता है जब डॉट प्रोडक्ट को ओपन करोगे तो यू विल गेट JA cos थीटा, ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, I की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो क्या है करंट, करंट दो डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर क्वांटिटीज का क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। जे क्या है, करंट डेंसिटी है। क्लियर है, ज्यादा कुछ नहीं जाएंगे इसके डीप में। अब देखिए बेटा, रिपीट करना है, करंट डेंसिटी का मतलब होता है बेटा हाउ मच करंट इज फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, ठीक है, जहाँ पे डेंसिटी ही आ जाए पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। आपने देखा था ना सरफेस डायमेंशन में हम क्या करते थे, चार्जेस पर यूनिट एरिया, चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, चार्जेस पर यूनिट लेंथ। अब यहाँ पे करंट डेंसिटी, जहाँ पे भी डेंसिटी लग जाए तो इसका मतलब है हाउ मच करंट इज फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, कि पर यूनिट एरिया में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, इन दोनों का रेशियो विल गिव यू करंट डेंसिटी, वही क्या होगी, करंट डेंसिटी होगी, उसको हम डिनोट करते हैं जे से। तो देखिए यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या निकाल सकती हूँ, आई की वैल्यू निकाल सकती हूँ, आई फॉर करंट, ठीक है, और ये क्या है, जे भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ए भी आपके पास एरिया वेक्टर भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट मिलके क्या बनता है, आई। आई क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है
करंट जो है, करंट की डायरेक्शन होती है, लेकिन फिर भी हम इसको क्या कंसिडर करते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी कंसिडर करते हैं। जब आप डॉट प्रोडक्ट को ओपन करोगे तो आपको पता है जहाँ पे भी दो वेक्टर क्वांटिटीज का अगर डॉट प्रोडक्ट होता है, उसको आप जब मैग्नीट्यूड में लिखते हो तो क्या लिखोगे, जे ए कोस थीटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा, और थीटा क्या है, करंट डेंसिटी और ए के बीच में एंगल। ठीक है बेटा। अब देखिए हमारे पास रिलेशन है, अब इन रिलेशंस को अच्छे से ध्यान रखिए। रिलेशन है किसके बीच में, J मतलब करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को किसे डिफाइन किया था, सॉरी डिनोट किया था VD से। ठीक है, इनको क्लियर है। हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना है J एंड VD के बीच में। कैसे रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, अभी हमने निकाला J की वैल्यू क्या थी, J की वैल्यू हमने निकाली क्या थी, I/A, यही थी। अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, यही निकाली थी हमने। और आपको याद होगा हमने I और VD के बीच में एक रिलेशन लिखा था, क्या था, I इज इक्वल टू NEAVD, N नंबर डेंसिटी, E चार्ज, A एरिया एंड VD इज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, यही लिखा था हमने। अब देखिए अगर मैं इस A को I के न्यूमरेटर में ले लूं, ठीक है, A को I के न्यूमरेटर में ले लूं तो क्या बनेगी इक्वेशन, I/A इज इक्वल टू NEVD, यही बनेगा बेटा। और इसको आप क्या लिख सकते हो, I/A को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो J। तो देखिए J के इक्वल क्या आ गया, NEVD। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन में पूछा जाए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और आपको 3-4 रिलेशंस दे दिए जाए तो आप क्या करोगे, इसको टिक करोगे। देखिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ये सारी चीजें इजी लग रही है लेकिन कंफ्यूजिंग है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। अब आप बाद में यहाँ से जाके एक बार रिवाइज करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ कंफ्यूजन हो रहा है। क्लियर है, लेकिन क्लियर भी सब है, ऐसा नहीं है कि क्लियर नहीं हो रहा है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो बता सकता है। ओके, करंट डेंसिटी हो गया। अब करंट डेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या होगी, ऊपर एम्पियर है, नीचे क्या है, एरिया है, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं कंडक्टेंस की बेटा। कंडक्टेंस मैंने बताया था क्या है, कंडक्टेंस मतलब चार्जेस का फ्लो करना, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करना, उसी से रिलेटेड है ना कंडक्टेंस। तो देखिए कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं किससे, बाय द लेटर कैपिटल G। ठीक है, और कंडक्टेंस ऑफ ए रजिस्टर, कंडक्टेंस को डिनोट करेंगे G, और कंडक्टेंस किसकी बात कर रहे हैं, किसी भी रजिस्टर की। तो ये क्या मेजर करेगा, इट इज अ मेजर ऑफ, इट इज ए measure of ease with which the charges क्या करेंगे, फ्लो करते हैं। ठीक है, चार्जेस फ्लोस थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का उल्टा है कंडक्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या था, वो प्रॉपर्टी जिससे, जिसकी वजह से वो क्या करता था, ओपोज करता था। कंडक्टेंस क्या है, ईज। ठीक है, मेजर ऑफ ईज विद विच चार्जेस फ्लोस थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, इट इज, आपको पता है मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस अगर अपोज करता है तो ये क्या करेगा, मेजर ऑफ ईज विद विच चार्जेस फ्लोइंग। ठीक है, तो ये चार्जेस के फ्लो से रिलेटेड है। वहां पे रेजिस्टेंस किससे रिलेटेड था, चार्जेस के फ्लो के को रेस्ट्रिक्ट करना वाज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जी को हम बोल सकते हैं इट इज रिवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, या इट इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये रिलेशन है किसके बीच में, कंडक्टेंस और रेजिस्टर के बीच में, कि जो कंडक्टेंस है वो क्या है, रेसिप्रोकल है किसका, रेजिस्टेंस का। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट होगी, अगर रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट ओम थी तो इसकी क्या होगी, ओम इनवर्स। ठीक है, इसको हम MHO भी लिखते हैं। क्लियर है बेटा, इतना ही पढ़ना था, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, हाँ पर ओम, कोई डाउट तो नहीं है, कंडक्टेंस इज अपोजिट टू द रेजिस्टेंस। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के ऊपर। आपने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी पढ़ ली है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी को हमने रो से डिनोट किया था। उसी तरीके से जैसे अभी हमने देखा कि जो G है दैट इज इक्वल टू 1/R, तो यहाँ पे जो आपके पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है, इलेक्ट्रिक सॉरी कंडक्टिविटी है, उसको आप किससे डिनोट करोगे बेटा, उसको आप डिनोट करोगे सिग्मा से। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मींस सिग्मा। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो सिग्मा है
इट इज रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी दैट इज रो। ये क्लियर है? रेजिस्टिविटी आपने पढ़ लिया, कंडक्टिविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रेजिस्टिविटी क्या थी? एक तरह से रेजिस्टेंस से रिलेटेड थी। तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो रेसिप्रोकल है किसकी? रेजिस्टिविटी की। ये चीज क्लियर है? इसको हम किससे डिनोट करते हैं? बाय द लेटर सिग्मा। इसको क्या बोलेंगे? सिग्मा। ये क्या था? रो था ये। ठीक है, अब इसके SI यूनिट क्या हो जाएगी? देखिए वहां पे जो आपके पास रो थी उसकी यूनिट क्या थी? ओम मीटर थी। याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। तो सिग्मा की SI यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, इनके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, आप खुद भी स्टडी कर सकते हो इनको। अब आगे चलते हैं। अब हमने देखो कंडक्टिविटी स्टडी कर लिया है, अब हम कंडक्टिविटी के बारे में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है? सिग्मा एंड दिस इज इक्वल टू 1 बाय रो। इसको याद रखिए। ठीक है, अब क्या होगा? जो रो जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करता था, हमने रो का देखा था, क्या था? इट वाज, रो क्या था आपके पास? एक तो रो जो था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किसके? एन के। और जो रो था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था टाउ के। ये दोनों चीजें याद रखिए। अब जो रिलेशन रो का था वही रिलेशन क्या होगा? सिग्मा का भी होगा, लेकिन इनवर्स इफेक्ट होगा। ठीक है, तो हम स्टडी करेंगे क्या? फैक्टर्स अफेक्टिंग, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसको इफेक्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल बोल सकते हैं। तो पहली बात तो अब देखिए, यहाँ पे हमने रो को लिखा था, क्या लिखा था? रो इज इक्वल टू द m ओवर n e स्क्वायर टाउ, यही लिखा था। तो यहाँ से आपको पता है सिग्मा क्या है? रेसिप्रोकल है रो के। तो सिग्मा रेसिप्रोकल है रो के, तो ये क्या होगा? सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका भी रेसिप्रोकल ले लेंगे हम। तो सिग्मा इज n e स्क्वायर टाउ ओवर m। ये चीज क्लियर है? तो देखिए सिग्मा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। देखिए यहाँ पे जो रो था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था n के। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन रो क्या है? डायरेक्टली, सॉरी, सिग्मा क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n के, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है? ऑपोजिट रिलेशन है, कंफ्यूज नहीं होना है। और सिग्मा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? किसके? एन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टाउ के भी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये दोनों चीजें रिपीट कर दूं। देखिए हमने देखा था रो जो था, रो किस क्या है? एम एन ई स्क्वायर टाउ। रो कंफ्यूज नहीं होना है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है। ठीक है, यहाँ से रो के बीच में क्या रिलेशन था? रो जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था एन के, और रो जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था टाउ के। अब जो आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है जो कि सिग्मा है, वो रेसिप्रोकल है किसका? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का। तो सिग्मा को कैसे लिख सकते हो? सिग्मा इज 1 बाय रो। तो जो भी रो का रिलेशन था एन के साथ और टाउ के साथ, जो सिग्मा का रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा? ऑपोजिट रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, रो अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल था एन के तो सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। रो अगर सिग्मा इसके टाउ के एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, तो जो सिग्मा है मतलब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है वो क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? तो इसका मतलब अगर रो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर, तो सिग्मा भी डिपेंड करेगा किसके ऊपर? सिग्मा डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? ठीक है, अब देखिए वहां पे आपने देखा था जब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया था, टेम्परेचर को इंक्रीज किया था तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या हुआ था? डिक्रीज। और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हुआ था तो रो क्या हुआ था? रेजिस्टिविटी क्या हुई थी? इंक्रीज हुई थी। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या होगा? यहाँ पे ये होगा कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो टाउ क्या होगा? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? डिक्रीज बेटा। और अगर ये डिक्रीज होगा तो आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? फिर से बता रही हूँ, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो
ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो जो नंबर ऑफ कोलिशंस है वो क्या कर जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। और नंबर ऑफ कोलिशंस तो इंक्रीज तभी कर सकते हैं जब दो कोलिशंस के बीच का जो टाइम है वो क्या कर जाए, डिक्रीज कर जाए। ठीक है, तो इसका मतलब तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या होगा, टाउ होगा डिक्रीज। और टाउ डिक्रीज तो टाउ का डायरेक्ट इफेक्ट होगा किसके ऊपर, किसके ऊपर होगा, ये है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी पे डायरेक्ट इफेक्ट, टाउ अगर डिक्रीज तो ये भी डिक्रीज। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, चीजें बहुत स्मूथ है बट बहुत ही कंसंट्रेशन से समझना होगा। ठीक है, क्लियर है, किसी को प्रॉब्लम है तो रिपीट करूँ, अदरवाइज आगे चलो, आगे चले। ओके, मुझे टारगेट है, मुझे इस वीक के एंड तक मतलब बाय फ्राइडे ये यूनिट खत्म करनी है। यू हैव टू कोऑपरेट एंड साथ साथ स्टडी कर लिया करो, अदरवाइज एट द लास्ट मार्क्स वही आएंगे और मुंह लटका के फिर सोचोगे हमें कुछ नहीं आता फिजिक्स के अंदर। नेक्स्ट इज एक रिलेशन। अब देखो हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पढ़ ली, रेजिस्टिविटी पढ़ ली, कंडक्टेंस पढ़ लिया, ठीक है, रेजिस्टेंस पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ ही लिया है। ठीक है, तो अब हमें फाइनली एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, दैट इज रिलेशन बिटवीन जे, जे इज क्या है, जे करंट डेंसिटी है जे, सिग्मा क्या है, सिग्मा इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, एंड ई। ठीक है, इन तीनों के बीच में क्या करना है, एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। और बेटा इसी रिलेशन को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। मतलब जो ये हमारे पास रिलेशन आएगा लास्ट में, उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, ये जरूरी नहीं है आप पढ़ो, लेकिन मतलब आपको पता होना चाहिए, 1 मार्क्स में कुछ भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। अब कैसे रिलेशन एस्टेब्लिश करें इनके बीच में, सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो आई और वीडी के बीच में जो रिलेशन है, मैंने आपको उस टाइम बताया था बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये सबको पता है। अब देखिए हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 स्टेप चलेंगे, रिवाइज भी हो जाएगा। एन ई ए वीडी की, वीडी का फॉर्मूला क्या था रिंकू, ई ई टाउ ओवर एम, भूलिए मत ये सब चीजें, यही था। अब देखो इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, एन विल रिमेन एज इट इज ई ई, मतलब ई स्क्वायर, ठीक है, ए ई टाउ ओवर एम, और ये किसके इक्वल चल रहा है, ये चल रहा है बेटा आई के इक्वल। ठीक है, अगर इस ए को आप डिनोमिनेटर में ले आओ तो क्या होगा, ये आपके पास आ जाएगा आई ओवर ए, ये ए तो यहाँ पे आ जाएगा, तो देखिए आपके पास आई ओवर ए, और ये आपके पास क्या बच गया, ये आपके पास बच गया एन ई स्क्वायर ई टाउ ओवर एम। कोई प्रॉब्लम, और इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो जे। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा बस यहाँ पे समझना है, और वो क्या समझना है, अगर इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं, मैं इसको ऐसे लिख दूं ई डिवाइडेड बाय एम एन ई स्क्वायर टाउ। देखिए मैंने ऐसे लिख दिया है, एम डिनोमिनेटर में है, एन डिनोमिनेटर में है, एम के अपोन में डिनोमिनेटर में अगर एन ई स्क्वायर टाउ लिखूंगी तो अल्टीमेटली ये एन ई स्क्वायर टाउ बेटा न्यूमरेटर में तो जाएगा ना, मतलब यहीं पे आ जाएगा, कोई फर्क नहीं है, ऐसे लिख सकती हूँ, इतना मैथ्स तो आप लोगों को आता है। ठीक है, एन ई स्क्वायर टाउ, एम ओवर एन ई स्क्वायर टाउ, ये अल्टीमेटली न्यूमरेटर में ही चला जाएगा, मतलब सेम इक्वेशन रहेगी। लेकिन उसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा ये होगा जो हमने एन ई स्क्वायर टाउ लिखा है ना बेटा, हमने लिखा था रो इज इक्वल टू द एम ओवर एन ई स्क्वायर टाउ, इसको मैं किससे डिनोट कर सकती हूँ, रिप्लेस कर सकती हूँ, यहाँ पे रो से रिप्लेस कर सकती हूँ। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ गया जो J इज इक्वल टू, ये हो गया, हो जाएगा E, और इसको आप क्या लिख सकते हो, कंप्लीट को इसको लिख सकते हो रो। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1 बाय रो इंटू ई, लिख सकती हूँ। ठीक है, रो को क्या करो, अब 1 बाय रो को क्या लिख सकते हो, 1 बाय रो को आप लिख सकते हो क्या, सिग्मा, क्योंकि हमें रिलेशन किसके बीच में एस्टेब्लिश करना है, जे सिग्मा एंड ई। देखिए जे तो आ गया हमारे पास, ई भी आ गया, लेकिन हमें किसी तरह क्या लेके आना है, हमें इसको किसी तरीके से सिग्मा में चेंज करना है। तो हम क्या कर देंगे, 1 बाय रो को विल रिप्लेस बाय सिग्मा ई। किसी को कोई कंफ्यूजन, कैसे किया,
तो ये आपके पास आ गया J इज इक्वल टू सिग्मा E एंड बेटा दिस इज नोन एज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ. इट इज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. कोई कंफ्यूजन है तो बोले आशीष, अदरवाइज चले आगे. इशू क्लियर है? चले आगे बेटा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आता? ओके. अब हमें बस एक फाइनल रिलेशन और निकालना है. वो क्या निकालना है वो देखिए. देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है, पजलिंग क्वेश्चंस, जो आपकी फर्स्ट 3 यूनिट्स है ना, उन्हीं से आते हैं. अब आप लोगों ने फर्स्ट यूनिट के साथ तो ऑलमोस्ट डील कर लिया है, ठीक है. अब उससे वाकिफ हो गए हो कैसे क्या है. अब सेकंड यूनिट जो है इसके साथ भी अच्छे से डील करना है, एक एक पॉइंट को, ठीक है. हर जगह ये देखना है कि कोई मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि कुछ भी चीज आप लोगों से अननोन नहीं है. आप देख रहे हो सारी चीजें समझ आ रही हैं, और इसका मतलब अगर समझ आ रही है तो कर सकते हो. नेक्स्ट रिलेशन इज relation between electrical conductivity, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को किससे डिनोट करेंगे? सिग्मा से. एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी. अब मोबिलिटी को याद है किससे डिनोट किया था? वो बताएगा. इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी को हमने, या मोबिलिटी को हमने डिनोट किया था म्यू से, ठीक है. सही सही बोल रहे हो रिंका, हेमलता, सबने ही आंसर दे दिया. वेरी गुड. अब हमें क्या करना है, समझ गए होंगे, सिग्मा और म्यू के बीच में क्या करना है, रिलेशन एस्टेब्लिश करना है. तो देखिए थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए. क्या करेंगे, अपनी फर्स्ट वही फॉर्मूला I इज इक्वल टू NEAVD, ये सबको पता है. अब देखिए वहां पे अगर आपको याद हो तो हमने VD को क्या लिखा था, VD को लिखा था म्यू E. देख लीजिए जाके, जहाँ पे हमने मोबिलिटी किया था तो वहां पे VD को लिखा था म्यू E, ठीक है. तो हम अगर यहाँ पे VD की अगर वैल्यू रिप्लेस कर दे तो NEA, और ये हो जाएगा आपके पास म्यू E, और ये हो गया आपके पास क्या, I. इसमें कोई किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब देखिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे VD को अगर म्यू E पुट कर दोगे तो इस A को I के डिनोमिनेटर में लिख सकते हो. ये आपके पास बन गया I ओवर A, और ये आपके पास बन गया क्या, E. और क्या कर सकते हो, इसको भी आपने देखो I ओवर A को क्या लिखा था, J लिखा था, और J की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, E बाई रो आई थी. अभी अगर पीछे वाला अगर देखोगे जो हमने रिलेशन किया था, उसमें जो आपके पास आया था J इज इक्वल टू क्या आया था, E बाई रो. इसको लिखा था ना, याद है, E इंटू 1 बाई रो लिखा था अभी, और इसको E इंटू सिग्मा लिखा था. आई होप ये क्लियर हो. अभी हमने लिखा था J की वैल्यू को, J इज इक्वल टू E बाई रो किया था ना. तो देखिए वही मैंने लिखा है. J को मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, ये I बाई A क्या हो गया, J, और J को I कैन ऑल्सो राइट E बाई रो, ठीक है. और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास A तो डिनोमिनेटर में I गया था, हियर यू आर लेफ्ट विद NE, और ये आपके पास क्या बच गया है, म्यू E, ठीक है. ये अब देखिए E से E कैंसिल हो गया है, ठीक है. और आपके पास क्या बच गया है, आपको क्या करना था, सिग्मा और इसके बीच में क्या करना था, रिलेशन एस्टेब्लिश करना. तो देखिए 1 बाय रो को आप क्या लिख सकते हो, ये आपके पास आ गया है क्या, 1/रो इज इक्वल टू NE म्यू, ठीक है. अब अगर यहाँ से रो की वैल्यू निकालना चाहो तो क्या आ जाएगा, 1/NE म्यू, ठीक है. ये रिलेशन आ गया. रो को आप किस फॉर्म में चेंज कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी में भी चेंज कर सकते हो. अदरवाइज आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, ये क्या है, सिग्मा. किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ये देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे अभी आप ये भूल गए हो कि ये कहाँ से आया. अभी थोड़ी देर बाद कल अगर मैं पूछूंगी कि J इज इक्वल टू E बाय रो कहाँ से आया, तो आप लोग नहीं बता पाओगे कि कहाँ से आया. तो प्लीज साथ साथ रिवाइज करना है. आगे चले. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स. क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक है. कि कंडक्टिविटी के बेसिस पे अगर हम क्लासिफाई करने लग जाए
किसको, मटेरियल्स को, तो कैसे करेंगे, ठीक है। मतलब हमें कंडक्टिविटी बतानी है किसकी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स की। तो सबसे पहले क्या होगा, इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी क्या होती है, इंसुलेटर्स कंडक्टर होते हैं क्या, नहीं, उनका नाम ही इंसुलेटर है, इसका मतलब उनकी जो कंडक्टिविटी होगी वो कैसी होगी, वेरी लो होगी, ठीक है। और यू कैन से क्या होगी, नील होगी, ठीक है। एग्जांपल्स आपको पता है, रबर है, ग्लास है, बताने की जरूरत नहीं है। सेकंड चलते हैं किसकी तरफ, कंडक्टर्स की तरफ। तो कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है बेटा वो कैसी होगी, वेरी हाई होगी, ठीक है, वेरी हाई। अब एक तो है कंडक्टर और दूसरा एक वर्ड हम स्टडी करते हैं सुपर कंडक्टर्स, ठीक है, नाम ही आगे एक एडजेक्टिव लग गया है सुपर कंडक्टर्स। तो सुपर कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी होगी वो क्या होगी बेटा, इनफाइनाइट होगी। प्लीज अंडरस्टैंड, जो कंडक्टर्स है उनकी कंडक्टिविटी आई एम सेइंग वेरी हाई, बट जो सुपर कंडक्टर्स है उनकी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। और देखिए अगर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट है तो रेजिस्टिविटी कितनी होगी, ये भी याद रखिए, रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट कितनी हो जाएगी, जीरो। किसके केस में, सुपर कंडक्टर्स के केस में। अगर यहाँ पे कंडक्टर्स की अगर कंडक्टिविटी वेरी हाई है तो रेजिस्टिविटी कैसी होगी, वेरी लो, ठीक है। ये बताने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड होना चाहिए। अब क्या है, सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी कहाँ लाई करेगी, दैट वुड लाई बिटवीन इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। ये अब क्लियर है ना, अब आगे चलते हैं। अब सबसे मेन जो टॉपिक है वो आपका रहता है, हमने वी हैव स्टडीड कि जो रेजिस्टेंस है डिपेंड्स ऑन लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, दोनों कंबाइन करेंगे, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, दिस वी हैव स्टडीड। अब हमने ये भी देखा जो रेजिस्टेंस है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है। लेकिन एक फोर्थ फैक्टर इज स्टिल रिमेनिंग कि जो रेजिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। एंड हाउ रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर वो हमें क्या करना है, स्टडी करना है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा वो हमें देखना है। अब ये तो हमने देखा है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर को जब इंक्रीज करेंगे तो टाउ डिक्रीज होगा, ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो रेजिस्टेंस के ऊपर देखते हैं क्या इफेक्ट होगा। कंसेप्ट समझ आया क्या करने वाले हैं हम, अब देख लेते हैं। आप सबको पता है रेजिस्टेंस इज गिवन बाय एम एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है, और क्या था, एल बाई ए, यही लिखा था हमने, भूल तो नहीं गए हो ना। अब देखो यहाँ से जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टाउ के, और जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एन के भी। अब देखिए ये मुझे, मैं आप लोगों को बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये बहुत एक मतलब ये बोल सकते हैं कि नाइस कंसेप्ट है कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो जो आपका नंबर डेंसिटी है मेटल की, ठीक है, नंबर डेंसिटी मतलब एन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल के अंदर नहीं चेंज होने वाली है, लेकिन क्या चेंज होगा, ये चेंज होगा टाउ। टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, नंबर ऑफ कोलिशंस, किसके, नंबर ऑफ कोलिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, किसके साथ, विद आयंस और वी कैन से एटम्स। आयंस और एटम के साथ क्या होगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो ये जो आयंस है, एटम्स है मेटल के, वो क्या करने लगेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे। आपको पता है ना ऐसे ही वाइब्रेशंस होती हैं, तो मेन पोजीशन के अराउंड वो क्या करने लगेंगे, वाइब्रेशंस करने लगेंगे। ऐसे वाइब्रेशंस करने से उनकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो वो जो नंबर ऑफ कोलिजन्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो भी क्या कर जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ कोलिजन्स अगर इंक्रीज कर जाएंगे तो दो कोलिजन्स के बीच में जो रिलैक्सेशन टाइम था वो भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है। अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा तो देखिए रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा उसका, रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, अगर टाउ डिक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा,
क्लियर है? फिर से बताना है। टाउ क्या, सॉरी रेजिस्टेंस क्या कर जाएगा, इंक्रीज। वहां पे हमने ये भी देखा था कि जो रो था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ था, तो ये डिक्रीज किया था और रेजिस्टिविटी क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। तो ये चीज क्लियर है ना कि आप क्या करोगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जो एटम्स है, आयंस है, फिक्स्ड एटम्स और आयंस ऑफ द मेटल, वो क्या करेंगे, अबाउट देयर मीन पोजीशन क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे बहुत ज्यादा। और वाइब्रेट करने से उनका जो ये एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का, वो भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज। पता है ना एम्पलीट्यूड, 11th में स्टडी किया था। तो एम्पलीट्यूड भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो गेन कर लेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर उनके पास ज्यादा हो जाएगी तो कोई भी चीज जब अनस्टेबल होती है दैट बिकम्स डेंजरस, उसको स्टेबिलिटी में आना ही पड़ेगा। तो क्या होगा वहां पे, ये जो है वो नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज कर जाएंगे एटम्स आयंस के इलेक्ट्रॉन्स के साथ। उसकी वजह से दिस रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स डिक्रीजेस। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या कर जाएगा, इंक्रीज। आई होप आई एम क्लियर एट दिस पॉइंट। समझ आ गया? तो मतलब अल्टीमेटली हमने क्या सॉल्यूशन निकाला, अल्टीमेटली हमने सॉल्यूशन ये निकाला कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया ना सबको? अब इसके लिए एक छोटा सा डेरिवेशन है और एक फॉर्मूला है, वो बस हमें स्टडी करना है और फिर खत्म। देखिए, आपको पता है, सपोज लेट आर टी, ठीक है, रेजिस्टेंस है ऑफ ए मेटल कंडक्टर एट टेम्परेचर T degree Celsius. ठीक है, RT is the temperature of a metal conductor at temperature T degree Celsius. ठीक है, and this RT is given by R naught into 1 plus alpha T plus beta T square. अब हमें इस इक्वेशन के ओरिजिन के बारे में नहीं जाना है, ठीक है, that is none of our business. We have to just think कि this RT resistance of ए मेटल कंडक्टर एट दिस टेम्परेचर, ये टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है T डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अदर देन जीरो है, जीरो है नहीं, लेकिन जीरो के बाद इसकी कोई भी वैल्यू है T डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का, दिस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आर नोट क्या है, आपके पास आर नोट है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस था, उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस था किसका, मेटल ऑफ द कंडक्टर या रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल, ये बोल सकते हो, कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, धीरे धीरे अपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, इंक्रीज करने के बाद आप कितने डिग्री टेम्परेचर पे पहुंच गए, 3 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गए। दैट टाइम योर रेजिस्टेंस इज आर टी एंड दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है कोई? यहाँ पे अल्फा और बीटा है बेटा, वो क्या है आपके पास, वो वेरी करेंगे। ठीक है, किसके ऊपर, मेटल टू मेटल। ठीक है, मेटल क्या है, किस टाइप का मेटल है, उसके ऊपर क्या करेंगे, ये वेरी करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर जो ये T डिग्री सेल्सियस है, अगर ये नॉट वेरी लार्ज, ठीक है, इफ इट इज नॉट वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा अगर ये नहीं है, तो उस केस में हम इस टर्म को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और आपके पास जो आर टी है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आर नोट इंटू 1 प्लस एल्फा टी। अगर किसी को समझ नहीं आया हो ये हमने क्यों लिखा, आई सेड कि इफ दिस टेम्परेचर, ठीक है, इज नॉट सफिशिएंटली लार्ज, बहुत ज्यादा अगर लार्ज नहीं है, तो इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। दैट मींस इसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये चीज क्लियर है? ब्रैकेट ओपन करोगे, इट वुड बिकम आर नोट प्लस आर नोट अल्फा टी। ठीक है, और एक इसके इक्वल है, आर टी के इक्वल है। अब हमें यहाँ से निकालना क्या है बेटा, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, देखिए, ये आपके पास अल्फा को अगर हमें सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाना है तो ये आर नोट तो उधर जाके आर टी में से माइनस हो जाएगा, ये हो गया आर नोट, एंड किससे डिवाइड करोगे, आर नोट इंटू टी से। तो देखिए यहाँ पे ये अल्फा जो है ये बहुत काम का है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि टेम्परेचर की बात कर रहे थे किसके ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर। तो ये जो अल्फा है, ये अल्फा इज बेटा, अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। देखो बेटा क्या किया मैंने,
कुछ नहीं किया, वैसे हमने RT लिखा था, RT को हमने लिखा था R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, ये लिखा था। RT किसी भी टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस है, R0 तब है जब टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस है। तब मैंने ये बोला कि अगर तो ये टेम्परेचर है T डिग्री सेल्सियस, अगर ये बहुत ज्यादा लार्ज ना हो उस केस में हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं RT इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। अब यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू तो आपकी डिपेंड करेंगी मेटल टू मेटल, मटेरियल टू मटेरियल, ठीक है। अब हमें करना क्या है, सिंपली बस इसका ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, RT इज इक्वल टू R0 प्लस R0 अल्फा टी। हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, R0 को शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, तो ये आपके पास बन जाएगा RT माइनस R0 और ये आपके पास क्या बचा R0 अल्फा टी। अब अगर अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो अल्फा को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाइए, ये आपके पास हो जाएगा RT माइनस R0 और ये आपके पास हो गया RT, सॉरी R0 T। क्लियर है तमन्ना? यही लिखा है बस अभी तक, क्लियर है ना बेटा? ओके। अब देखो हमें, मैंने क्या बोला कि जो अल्फा है, अल्फा क्या है, आपके पास एक कोफिशिएंट है। किसका कोफिशिएंट है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इस अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, ठीक है, उसी के ऊपर हम डिफाइन करेंगे कि अल्फा अगर पॉजिटिव है तो ये किसका केस है, मेटल्स का। अल्फा अगर नेगेटिव है तो किसका केस है, इंसुलेटर्स का। तो इस अल्फा की वैल्यू पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, और अल्फा की वैल्यू क्या आई है, RT, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल एट टेम्परेचर T माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 इंटू T। तो यहाँ पे कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, देखिए पहले टेम्परेचर, पहले रेजिस्टेंस ये था जब टेम्परेचर कितना था 0 डिग्री सेल्सियस, जब आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो ये रेजिस्टेंस बढ़ के ये हो गया, मान लो पहले वैल्यू 0 थी, 0 से 5 हो गई, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको कहना है राइट इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। देखिए वैल्यू इंक्रीज हुई है, ठीक है, तो आपने टेम्परेचर बढ़ाया है तो रेजिस्टेंस बढ़ा है, तो बढ़ी हुई वैल्यू में से अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस माइनस कर रहे हो तो यू विल गेट अ पॉजिटिव वैल्यू इन न्यूमरेटर, तो इसको क्या बोलोगे, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस लिख सकती हूँ मैं, ये किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ये क्या था, ये आपके मटेरियल का ओरिजिनल रेजिस्टेंस था, जब आपने टेम्परेचर कितना था, कोई भी टेम्परेचर नहीं दिया था, 0 डिग्री टेम्परेचर था, तो इसको आप क्या लिखेंगे, ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू ये टी क्या है, पहले तो टी कितना था, पहले 0 डिग्री सेल्सियस था, तो अभी T डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब ये क्या है, ये है राइज इन टेम्परेचर, तो इसको हम लिखेंगे राइज इन टेम्परेचर, और इसके ऊपर अगर आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे तो वो आप क्या करोगे, सोल्व करोगे, ठीक है। तो अल्फा को कैसे डिफाइन कर सकते हो, अल्फा इज कोफिशिएंट, किसका कोफिशिएंट, अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, और उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, ठीक है, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस एंड पर क्या है, पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो कैसे डिफाइन कर सकते हो, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो बेटा ये था आपके पास अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R0 ओवर R0 इंटू T, ये था डिपेंडेंस ऑफ या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं?